हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 14 देखेंगे, जहां पर हम लोग सीपीएम और पर्ट प्रोग्राम जो इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है और सीपीएम है, इनके बीच में डिफरेंसेज और पर्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। इनमें क्या डिफरेंसेज और कैसे हम लोग टाइम एस्टिमेट वगैरह कैलकुलेशन करते हैं पर्ट में, वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सीपीएम और पर्ट में डिफरेंस समझना है। अब तक हम जो कैलकुलेशंस करके आए, अब तक जो हमने स्टडी किया, कोई भी नेटवर्क डायग्राम स्टडी किया, उन सभी में हम लोग जो हमारा टाइम एस्टिमेट थे, वो हमें पता था। कोई भी एक्टिविटी का जो टाइम था वो एक सर्टेन टाइम था। तो उस चीज़ को हम लोग, जब टाइम एस्टिमेट हमें नोन है, बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है, उस चीज़ को हम लोग सीपीएम का नाम देते हैं, उस चीज़ को सीपीएम का नाम देते हैं। और उस जब हम टाइम एस्टिमेट सर्टेन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका हम एग्जैक्ट हर एक्टिविटी का टाइम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ कि एक नई टेक्निक आई या विद टाइम इवोल्व हुई, जिसमें क्या था कि पर्ट है, और उसमें क्या होता है कि हम उसका फुल फॉर्म का नाम दिया प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये जो टेक्निक है, यूएस आर्मी और ऐसे कंपनीज ने अडोप्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने अडोप्ट की जहाँ पर जो एक्टिविटीज है उनको नोन नहीं है, एंड उन्होंने इसका नाम दिया और उन्होंने फुल फ्लेज इसको अडोप्ट किया है। पर आजकल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आजकल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीपीएम और पर्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, ओनली टाइम एक्टिविटीज का, टाइम एस्टिमेट्स का डिफरेंस रह गया है। पहले क्या हुआ कि जो उसमें टाइम सर्टेन थे उसको सीपीएम नाम दे दिया था, जिसमें वो लोग अलग टेक्निक कर रहे थे, ये लोग जिनके पास टाइम सर्टेन है उसको सीपीएम नाम दे रखा था। पर अभी करंट में जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज टाइम एस्टिमेट का है। तो जो सीपीएम है उसका फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसका फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्यूएशन या प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक नाम दिया था। और पर इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है टाइम एस्टिमेट। इसमें टाइम एस्टिमेट डिटर्मिनिस्टिक होता है। जैसे मान लो एक्टिविटी ए है, तो हम लोग उसका टाइम बोलते हैं कि 5 डेज में कंक्रीटिंग हो जाएगी, इस ब्लॉक की कंक्रीटिंग 5 डेज में हो जाएगी। पर इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी है उसके 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, और वो सारे क्या होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट होते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे पार्ट के टाइम एस्टिमेट होते हैं, और पार्ट के टाइम एस्टिमेट के बाद इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता सीपीएम और पार्ट में। तो पर जो थी, अगर मान लो डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट कब हो सकते हैं, जब रिपीटेटिव प्रोजेक्ट हो। ये एग्जांपल है, जैसे कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट होंगे। मान लो कि आपको कंक्रीटिंग करना है, तो हमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो जैसे फॉर एग्जांपल कार बन रही है किसी यूनिट में, तो कार्स को उनको पता है, टाइम एस्टिमेट है कि एक कार के प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट लाइन में कितना टाइम लगता है, हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, तो हमारे को टाइम एस्टिमेट पता होंगे। तो तब वो प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, उन प्रोजेक्ट्स में हम लोग जो मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे वो सीपीएम बोलेंगे। और जो जो न्यू प्रोजेक्ट्स है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उन केसेज में जो टाइम एस्टिमेट होंगे वो क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे, सर्टेन नहीं होंगे, प्रोबेबिलिस्टिक होंगे, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होंगे। तो इसलिए उन केसेज में हम लोग क्या यूज करेंगे, पर्ट यूज करेंगे। और इसके बाद जो सीपीएम और पर्ट है उसमें आगे कोई डिफरेंस रह जाता है। इस में क्रिटिकल पाथ मेथड लिखा होता है, समझो ये नहीं कि इसमें क्रिटिकल पाथ की कंसेप्ट का यूज नहीं होता। वो पहले उन्होंने निकाला और उन्होंने क्रिटिकल पाथ भी निकाला, फिर पर्ट में भी आगे जाके क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करना ही है। दोनों में क्रिटिकल पाथ वगैरह बाकी सब चीज़ें सेम होती है। ओनली डिफरेंस ये होता है कि वहाँ कोई भी एक्टिविटी के 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, उनको कैसे देखते हैं वो हम आगे समझते हैं। तो जो पर्ट है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो एस्टिमेटर है, जिसको भी एस्टिमेट करने का टाइम, एस्टिमेट करने का असाइनमेंट दिया हुआ है एक्टिविटी का, वो उसके क्या करेगा, 3 टाइम एस्टिमेट करेगा। एक टाइम एस्टिमेट वो कराएगा जो कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो जो ये टाइम होगा सबसे मिनिमम टाइम होगा, सबसे मिनिमम टाइम होगा, जिसमें क्या होगा कि इफ एवरीथिंग गोज वे, इफ एवरीथिंग गोज वेल। और वो अज्यूम करता है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट का मतलब क्या है कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब वो क्या करेगा, सारी चीजें आइडियल एस्टिमेट करेगा।
और उस केस में जो टाइम एस्टिमेट आएगा, सबसे लोएस्ट टाइम एस्टिमेट आएगा, मिनिमम टाइम एस्टिमेट आएगा, वो जो टाइम एस्टिमेट होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कर्व बनाया है, इसको भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं और ये टाइम है एक्टिविटी का, कोई भी एक्टिविटी है उसका टाइम है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट है वो ये माना जाएगा जो सबसे कम टाइम होगा। ये तो ये जो है इसको बोल देते हैं हम TO, कि सब कुछ मिल जाएगा इतने से सबसे कम टाइम में जो कोई भी एक्टिविटी हो जाएगी, तो वो होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। फिर पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट वो है कि यार सारी चीज़ें बेकार हो जाए, सारी कंडीशन वर्स्ट हो जाए, ऑल अजम्पशंस हैं जो हम मानेंगे वर्स्ट है, उस केस में जो टाइम होगा उसको हम नाम दे देते हैं TP, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट बोलते हैं कि सारी, और ये सबसे मैक्सिमम टाइम होगा। उसके अलावा एक टाइम एस्टिमेट ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये टॉप पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है मोस्ट लाइकली टाइम जो है ना, इसको हम नाम देते हैं TM। मतलब उसमें क्या है कि सारी कंडीशंस नॉर्मल है, इसमें क्या है वेल, इसमें वर्स्ट, और इसमें क्या मान रहे हैं कि हमारी जो कंडीशंस है, अजम्पशन मान रहे हैं कि जो भी होगा सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तो मोस्ट लाइकली ये टाइम एस्टिमेट है, उसको नाम दे दिया TM। अब ये जो टाइम एस्टिमेट है, 3 टाइम एस्टिमेट, अब 3 टाइम एस्टिमेट में तो हम लोग, आप देखो कि आपके पास जब हम CPM में कैलकुलेशन कर रहे थे, प्रोजेक्ट नेटवर्क निकाल रहे थे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकाल रहे थे, सब तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें एक टाइम चाहिए जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सके। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भाई हमारे पास 3 टाइम है और कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इन 3 टाइम को एक टाइम में बदलने के बारे में समझेंगे, और वो कैसे है वो अभी अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करा कि जो ये रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने पता लगाया कि जो एक्टिविटीज है उनका टाइम पर्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है। पर उससे पहले हम लोग एक छोटा सा कोई कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी और कोई भी इवेंट के हों, इवेंट, तो जो हमारा नेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्रकृति में कोई भी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो ज़्यादातर इवेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर इवेंट्स या ज़्यादातर चीज़ों में हम ये मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं मतलब वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है कि अपना जो मीन होता है उसके सिमेट्रिक होता है दोनों साइड में, मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एरिया और राइट हैंड साइड एरिया दोनों बराबर होते हैं। उसमें समझिए फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है उसमें बच्चों के मार्क्स आने हैं, तो इसको बेल कर्व भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स आने हैं, तो स्टूडेंट के मार्क्स में वो अज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग जब उसका नॉर्मलाइजेशन, आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसी प्रोसेस में इंक्लूडेड है। हम मानते हैं कि सभी बच्चों के मार्क्स का अगर ग्राफ बनाएंगे, ये मार्क्स है और जितने लोगों के मार्क्स आए वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना कि ये मार्क्स कितने लोगों के आए, या ये मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने लोगों के आए डिवाइडेड बाय टोटल लोग, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी बना रहे हो या डिवाइडेड बाय टोटल लोग बना रहे हो, तो मान लो सपोज करो कि क्लास में मार्क्स आने हैं और ये जो है ये इवेंट है मार्क्स, और यहाँ पर है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो जैसे मान लो कि बहुत कम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी, और जो ज़्यादातर लोगों के मार्क्स आएंगे वो इसे आएंगे, और जो बीच के वाले मार्क्स आएंगे वो ये आएंगे, मतलब मीडियम मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो मतलब क्या है कि ये जो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टाइम एस्टिमेट्स रहते हैं उनमें हम लोग क्या मानते हैं कि भाई वो एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करेंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। हर हम लोग क्लास में सोच ही नहीं सकते कि भाई किसके क्या मार्क्स आएंगे, तो ये मानते हैं कि भाई हाँ सब लोगों के मार्क्स क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, तो ये अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपको अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो क्या है कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रोबेबिलिटी पता है। सपोज करो कि हमें पता लगाना है कि इस मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो इस कर्व की हमें इक्वेशन पता रहती है, सब कुछ नॉर्मल पता है, कुछ डाटा पुटअप करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम जो भी डाटा पुटअप करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी, और ये सब आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा पूरा। तो हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा रहे, पर मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्क्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने लोगों के मार्क्स। अब मान लो आप लोगों का जैसे मान लो कि एग्जाम होता है और एग्जाम में 3-4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो वो लोग भी सारे एग्जाम मार्क्स को मिला के इस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं कि सारे एग्जाम के मार्क्स नॉर्मल कर्व फॉलो करेंगे, उसी टाइप से उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मार्क्स का।
ताकि सभी में, सभी बेचेज में सभी लोगों के इक्वल मार्क्स वाले, मतलब कि कम इतने इस रेंज में मार्क्स आने के, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मीन मार्क्स है और उससे ये जो होगा कि कितना डेविएशन पे आप जा रहे हो, स्टैंडर्ड इतने इस डेविएशन पे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, उसी हिसाब से कर्व को वो क्या करते हैं, उस शिफ्ट के मार्क्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं और सभी शिफ्टों के मार्क्स उस तरीके से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि टाइम एस्टिमेट्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब जो पर्ट है उसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च कर करके पता लगाया कि पर्ट में जो टाइम फॉलो करते हैं वो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कौन सा फॉलो करते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उसकी भी इक्वेशन वगैरह है, वो उन्होंने पता लगाया और काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि ये पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो नहीं करते, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है कि ये जो कर्व है वो बिल्कुल मीडियम के सिमेट्रिकल नहीं होता, असिमेट्रिकल होता है, या तो ये राइट स्क्यूड है अभी, या तो थोड़ा सा स्क्यूड होता है। ये क्या होता है, ये स्क्यूड होता है, कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने रिसर्चर ने पता करके लगाया कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ये स्क्यूड कर्व होगा। और इसमें जैसे आपको मोस्ट लाइकली टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ ये मोस्ट लाइकली टाइम जो है यहाँ पर कुछ आएगा, तो वो या यहाँ भी कहीं भी आ सकता है, वो हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ले रहे हैं मोस्ट लाइकली टाइम। जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको उन्होंने, वो मोस्ट लाइकली नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड मीन टाइम है, इसको नाम दे दिया एक्सपेक्टेड। मोस्ट लाइकली टाइम तो यही है टीएम, एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो भी है एक्टिविटी का। और उन्होंने क्या करा, जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से पता लगाया कि जो मीन टाइम होगा वो होगा टी ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मीन जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको लो और डिवाइडेड बाई 6 करो। उस केसेज में जो टाइम आएगा, वो जो टाइम आएगा वो क्या कहलाएगा, वो जो टाइम है वो टाइम अपना वो कहलाएगा, वो टाइम ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड मीन टाइम कहलाएगा, एक्सपेक्टेड मीन टाइम वो कहलाएगा। तो उन्होंने ये निकाल के बताया। तो ये क्या है कि कर्व के ग्राफ की जो कर्व की है उसकी प्रॉपर्टी से आ जाए। उसी के अलावा जो ये टाइम है उसके अलावा इस कर्व का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन से आप कितना दूर जा रहा है, जो भी टाइम है वो कितने दूर जा रहा है, जो है मोस्ट लाइकली टाइम से कितने दूर जा पाएंगे टाइम्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया। उसका फॉर्मूला क्या था कि देखो कोई भी एक्टिविटी है उसका टाइम टीओ से टीपी के बीच में ही होगा। टीओ का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये। तो कोई भी एक्टिविटी है, मान लो किसी भी एक्टिविटी का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये है, एक्टिविटी वाइज होगा ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो कुछ एक्टिविटी का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये है। तो एक्टिविटी का एक ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्टिविटी का टाइम जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो कर रहा है, तो प्रोजेक्ट का भी जो पूरा टाइम है, अगर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है वो भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेगा पार्ट में। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मिनिमम टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम है, और ये नॉर्मल जो मोस्ट लाइकली टाइम है। और जो एक्टिविटी का टाइम होगा इस रेंज से इस रेंज में ही हो पाएगा, इस रेंज से इस रेंज में ही एक्टिविटी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी को होने को, ये 5 डेज है और ये 7 डेज है, तो एक्टिविटी का टाइम जो है वो 7 डेज से 5 डेज के बीच में ही होगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी कोई भी एक्टिविटी की टाइम में। तो वो क्या होगी, ये रेंज अगर जितनी ज़्यादा होगी, मान लो 7 की जगह 8 होगा तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इस रेंज का डिवाइडेड बाई 6 लेना है आपको, जो भी टीपी माइनस जो टी ओ है उसका 6 लेना है। और एक वेरिएंस है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है ये आप हमारे आगे काम आएंगे। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या होता है कि अभी मान लो कि आपको कोई बोले कि इस एक्टिविटी का ये टाइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक्टिविटी है,
इस एक्टिविटी का मान लो ये 5 डेज है, ये 7 डेज है, और मोस्ट लाइकली टाइम कुछ आ रहा होगा, 5.1 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग आगे समझेंगे, पर ताकि वो क्या होता है कि आपको ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसकी प्रॉपर्टीज नोन है, और उसके हिसाब से कि भाई ये टाइम कोई भी कर्व है उसके मीन टाइम से स्टैंडर्ड डेविएशन इतना होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकाली हुई इक्वेशन से, और आपको एग्जाम में दी जाएगी वो। पर हम लोग अभी समझ लेते हैं, फिर बाद में हम आपको समझाएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अब जैसे मान लो कोई भी एक्टिविटी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना क्या हो गई, वो अनसर्टेन हो जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका मतलब वो सर्टेनिटी ज़्यादा है उस एक्टिविटी में। और अगर मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, वो तभी होगा जब ये TO TP दोनों आके TM बन जाए, TM ही बन जाए, मतलब ये केस हो जाए। ये क्या है हमारा CPM, इसमें TO TP और TM, ये हमारा क्या है, पार्ट का, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये CPM है, तो CO में CPM है। तो पार्ट और CPM में केवल एक ही डिफरेंस है कि जो CPM पार्ट है वो जनरल केस है, और CPM क्या हो गया, एक उसका पर्टिकुलर केस ऑफ द पार्ट है। इसको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है CPM और पार्ट में, बट एक जनरल केस है। मतलब उस टाइम ये हुआ था कि दोनों एक्टिविटीज पैरेलली किसी ने CPM डिस्कवर किया, किसी ने CPM मेथड अडोप्ट किया, किसी ने पार्ट अडोप्ट कर रहे थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो पार्ट है उसमें टाइम एस्टिमेट अलग है, उसमें 3 टाइम एस्टिमेट है जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं, जो कि स्क्यूड कर्व होता है, मीन के जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसके अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होता है, यहाँ पर सिमेट्रिकल रहता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ना, इसका जो ये स्क्यूएंस है, मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो डायग्राम है ये भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये लेफ्ट स्क्यूड है, और ये राइट स्क्यूड है। अब ये एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है, देखो जो ये एक्सपेक्टेड जो मीन टाइम है ना, ये इस टाइप से होता है कि जो इसके तरफ का एरिया और ये एरिया यहाँ पर एग्जैक्टली बराबर नहीं दिख रहा है, पर मतलब कि ये एरिया जो भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज है वो एरिया, अगर हम इसको ये करें और ये करें, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एरिया ए और एरिया बी वो क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। वही क्या होता है एक्सपेक्टेड मीन टाइम, जो दोनों को इक्वल डिवाइड कर दे, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये लेफ्ट स्क्यूड, अगर ये कोई भी डायग्राम है, इस केस में क्या होगा कि जो आपका जो लेफ्ट स्क्यूड है, तो इसमें क्या होगा कि इस टाइप से टाइम मोस्ट जो एक्सपेक्टेड टाइम वो यहाँ आएगा, और इस केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम आपका थोड़ा सा आगे आएगा। तो जो लेफ्ट स्क्यूड वाला डायग्राम है उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एस्टिमेटर है वो क्या है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा है। उसने क्या रखे हैं कि ये टाइम जो कि थोड़े से मोस्ट ये जो हैं ये वाले इससे मतलब इससे कम जो टाइम है उनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप देखिए, मतलब ये जो है कम टाइम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं है, ये कम टाइम, मतलब यहाँ पर ये टाइम है एक्टिविटी का और ये प्रोबेबिलिटी है ना। तो जैसे मान लो कि टाइम, मान लो कि ये स्टार हो रहा है 5 और ये है 20, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 6 आएगा, 7 आएंगे, तो कम टाइम होने 7 8 9 इन टाइम कम टाइम होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का ग्राफ तो ऊपर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये बता रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये 5 ये 20, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर, तो जैसे 6 7 की तो प्रोबेबिलिटी कम है, जबकि ज़्यादा टाइम होने की, उस एक्टिविटी के ज़्यादा टाइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जो राइट स्क्यूड डायग्राम है उसमें क्या वो किसको इंडिकेट करता है, वो पेसिमिस्टिक एस्टिमेटर को इंडिकेट करता है
किसको कर रहा है? पेसिमिस्टिक एस्टिमेटर को। और ये किसको कराएगा? ऑप्टिमिस्टिक और ये हमारा हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो कि हमारे यहाँ रिलेवेंट नहीं है, पर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जब आप प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आप लोग देखते हैं। ऐसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के 3 टाइम एस्टिमेट का कैसे यूज करते हैं वो आप देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करें और आपको कंसेप्ट पता हो, ताकि आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं रहे और आपको कंसेप्ट से आप हर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।